तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज क्रैश कोर्स का जैसा कि मैंने पीछे लिखा है डे 60 यानी 60वें नंबर की क्लास है। और क्योंकि पिछले 2 दिनों से आपकी क्रैश कोर्स की क्लास नहीं आई थी और ये मान के चलिए क्योंकि 90 क्लासेस में मैं लगभग कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। और अब यहाँ से जो बची हुई 30 क्लासेज हैं यानी आज की क्लास के बाद, ध्यान से समझना, वो ओरिएंटेड रहेंगी आपकी एक ऐसे सेक्शन की ओर जहां आपके क्वेश्चन आते तो हैं लेकिन आप नहीं कर पाते हैं। लाइक जैसे करंट अफेयर है या फिर लाइक रीजनिंग है या कुछ हिंदी के ऐसे टर्मिनोलॉजी है या हिंदी के कुछ ऐसे पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चन बनता है लेकिन आपसे कहीं ना कहीं वो चीज़ संभल नहीं पाती या आप उसको एग्जाम में संभाल नहीं पाते, वो वाली चीज़, ठीक है। उत्तराखंड आपने जितना पढ़ा है बच्चों वो सफिशियंट है। उत्तराखंड आप काम कर लोगे, उतने से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फालतू की चीज़ें अगर ऐड करोगे अपने कोर्स में तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल आप लोगों को हो जाएगी उसको रिवाइज करने में, क्योंकि जितना ज़्यादा कंटेंट लिखोगे उतना ही ज़्यादा टाइम भी तो देना पड़ेगा ना उसको रिवीजन करने के लिए। तो जितना आपने किया है वो आपके लिए पर्याप्त होगा। जीएस का पोर्शन क्रैश कोर्स के माध्यम से मैंने आपको एनसीईआरटी करा रखी है, साथ में अगर आपने लूसेंट की हुई है तो आपका काम बन जाना है, ठीक है। यानी क्रैश कोर्स प्लस लूसेंट। अगर आपने ये चीज़ नहीं की, जो पहले के स्टूडेंट है जिसने एनसीईआरटी आधारित फैक्ट कर रखे हैं उसका काम, और जो सिलेबस के टॉपिक मैंने पहले कराए हैं उसका काम अगर उसने किया है तो उसका काम बन जाना है, ठीक है। कहीं ना कहीं इन्हीं से क्वेश्चन आपके बनेंगे। तीसरी चीज़ देखो, क्योंकि एक प्रकार का रिफॉर्म जिसको हम कह सकते हैं, रिफॉर्म ही क्या, अगर टीम चेंज हो रही है आपके आयोग की, आपके पेपर कराने वाले अब चेंज होंगे तो ध्यान रखना पेपर पहले संभव है कि हल्का बने, ठीक है। फिर आपको वही खटीमा कांड, मसूरी कांड कब हुआ था, उत्तराखंड का गादी किसे कहते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन पुनः आपकी इसकी पुनरावृत्ति हो सकती है, ठीक है। तो हम लोग आज को देखते हैं डे 60 यानी डे 60 में आप लोगों को देखना। देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक काम कराया था, सबसे ज़्यादा प्राकृतिक उपग्रह किसके हैं, तो उसको सनी कर देना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्राकृतिक उपग्रह मैंने बृहस्पति लिखाया था, ये 2 साल पहले चेंज हो गया क्योंकि मैंने एनसीईआरटी का फैक्ट ढूंढा था, मेरे पास ओल्ड एनसीईआरटी थी उसमें बृहस्पति था, इसीलिए मैंने बृहस्पति बता दिया था। प्राकृतिक उपग्रह सर्वाधिक किसके हैं अगर पूछता है तो शनि के हैं, ठीक है। सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अगर किसके हैं पूछता है तो शनि के, ये करेक्ट कर लेना, ये लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, ठीक। अब देखिए यहां से पहला क्वेश्चन लिखना बच्चों, पृथ्वी क्या करती है ना जब अपने अक्ष पे घूमती है, यानी आपने देखा होगा ग्लोब देखा होगा, अगर उसको ग्लोब पे घुमाओ, उसको पूरा ग्लोब पकड़ के ऐसे मत घुमाना, खाली ग्लोब जहां पे आपने रखा है उस पृथ्वी को घुमाओ, उस ग्लोब को ऐसे घुमाओ, पकड़ना मत, उसको उसी में घुमाना, उस घुमाने को बोलते हैं घूर्णन, ठीक है। लिखो पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है, ध्यान रखना, ठीक है। और यही पृथ्वी अगर आप पूरा ग्लोब पकड़ दो और ग्लोब को पूरे सूर्य के चारों ओर घुमा दो, उसको बोलते हैं परिक्रमण, ठीक है। तो लिखो पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को क्या कहते हैं, ऐसे लिखो, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर, सूर्य के चारों ओर चक्कर, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अगर चक्कर लगा रही तो परिक्रमण हो जाएगा, ठीक है। एक रेवोल्यूशन होता है, दूसरा अपने आप पे क्या घूर्णन वाली जो चीज है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर को क्या कहते हैं, पृथ्वी के परिक्रमण कहते हैं, ठीक। यहीं पर आप एक चीज ध्यान रखना, कभी पूछता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी है तो 23.5 डिग्री लिखो, पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है कितना, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी है, ठीक है। यानी अपने अक्ष पर झुकी है, कितने डिग्री झुकी है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी अपने अक्ष पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखो, प्रदीप्ति वृत्त किसको कहते हैं, यानी एक ग्लोब होता है जैसे उस पे एक वृत्त होता है जो दिन और रात को सेपरेट करता है, ठीक है। लिखो जैसे आप लोग ग्लोब देखोगे उससे पता चलेगा, लिखो प्रदीप्ति वृत्त, लिखे किसको कहते हैं, ग्लोब पर दिन व रात को पृथक करने वाला वृत्त, लिखो ग्लोब पर दिन व रात को पृथक करने वाला वृत्त, ठीक है। यानी इसको सेपरेट करता है, उस जो सर्कल होता है करने वाला
वृत्त क्या कहलाता है? अपने आप में एक प्रकार से प्रदीप्ति वृत्त कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना बच्चों, सूर्य की जो किरणें है ना वो कर्क रेखा पे कब लंबवत पड़ते हैं? लिखो, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत, सूर्य किरणें कर्क रेखा पर लंबवत, यानी कर्क रेखा पर जो है परपेंडिकुलर कब होंगी? कर्क रेखा पर लंबवत कब होती है? 21 जून को करो, यानी 21 जून एक ऐसी तिथि होती है जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इसी प्रकार से लिखो, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत कब होती हैं? ये होती है बच्चों 22 दिसंबर को। ठीक है, 22 दिसंबर को, यानी क्योंकि मकर रेखा साउथ हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में है, तो वहां पर जो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी वो 22 दिसंबर को पड़ेंगी। जबकि जो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा आप लोग देखते होंगे जो भारत से भी होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से, वहां पर जो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं वो पड़ती हैं अपने आप में 21 जून को। ठीक है, तो एक ऐसी ही 0 डिग्री भी होती है विषुवत रेखा, वहां पर भी सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं बच्चों, और उस कंडीशन को बोलते हैं विषुव इक्विनॉक्स। ठीक है, लिखो विषुव किसको कहते हैं? विषुव क्या है? ठीक है, लिखो विषुव या इक्विनॉक्स किसको कहते हैं? जब सूर्य की किरणें, जब सूर्य की किरणें 0 डिग्री, लिखो किरणें 0 डिग्री, मतलब इसको भूमध्य रेखा भी लिख दो ब्रैकेट में, या इसको क्या लिखते हैं अपने आप में? इक्वेटर। ठीक है, जब सूर्य की किरणें 0 डिग्री पर लंबवत होती हैं, पर लंबवत पड़ती हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं विषुव। तो ऐसी 2 बार इस प्रकार के पर्टिकुलर डेट आती है, एक आती है 21 मार्च व 23 सितंबर। ठीक है, तो अगर कभी पूछेगा कि इनमें से कौन सी तिथि विषुव की कंडीशन को दिखाती है, तो आप बताओगे 21 मार्च और 23 सितंबर को अपने आप में क्या होता है? विषुव होता है। और विषुव में क्या होगा? जैसे सूर्य की किरणें होंगी वो विषुवत रेखा पे यानी भूमध्य रेखा पे परपेंडिकुलर पड़ेंगे। जैसे ये ग्लोब है आपका, ये 0 डिग्री होगी, ये कर्क रेखा होगी, कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ, और मकर रेखा मतलब 23.5 डिग्री साउथ। जब सूर्य की किरणें यहाँ परपेंडिकुलर पड़ेंगी, इस वाली लाइन पे, इस वाली लाइन पे सूर्य की किरणें परपेंडिकुलर पड़ेंगी, तो ये जो कंडीशन आती है बच्चों, ये आती है 22 दिसंबर को। ठीक है, यानी यहाँ अगर सूर्य की किरणें परपेंडिकुलर पड़नी है इधर वाली में, ये कंडीशन आती है 21 जून को। ठीक है, और यहां अगर सूर्य की किरणें परपेंडिकुलर पड़े डायरेक्ट इस लाइन पे, ये आती है बच्चों कब कब? 2 तिथि, 21 मार्च व कितना 23 सितंबर। ठीक है, 21 मार्च व 23 सितंबर। ये जो कंडीशन है इसको आप लोग क्या करोगे? ध्यान में रखोगे। ये कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, विषुव वाला खासकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना एग्जाम की दृष्टि से रहता है। ठीक है, आखिर विषुव की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? अगला क्वेश्चन आपने लिखना है मानचित्र के संदर्भ में, मतलब ये लिखो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लिख दो सीधे। कौन इसमें से सूर्य ग्रहण की कंडीशन क्या होती है ध्यान रखना। ठीक है, सूर्य देखो, सूर्य ग्रहण 2 टर्मोलॉजी आती हैं, और चंद्र ग्रहण ये 6th की एनसीईआरटी चल रही। ठीक है, सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण। अब इसको कैसे समझना है? देखिए कंफ्यूजन होता है आपको। देखो ये जितनी भी ग्रह हैं ये बेसिकली किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य के। तो सन तो अपनी जगह कॉमन होगा ही होगा। ठीक है, यानी सन अपनी जगह क्या होगा? स्थिर है। इसका चक्कर कौन लगाते हैं बच्चों? बाकी के ग्रह लगाते हैं। तो सपोज इस रूट पे, यानी इस सन जो इस रूट पे है, ये सन है, इस रूट पे कौन चक्कर लगा रही है? अर्थ लगा रही है। ठीक है, यानी अर्थ अगर ऐसे घूम रही है इसके आसपास, तो जब सूर्य और अर्थ के बीच में मून आ जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं सूर्य ग्रहण। यानी अगर सपोज ये सन है, ठीक है, दोबारा एक फिगर के माध्यम से ड्रॉ कर देता हूं। देखिए ये सपोज सन है, ठीक है, इसकी रेज गई इस ऐसे, ये सन है, ये इस प्रकार से गया, यहाँ पर सपोज आपका गया है अर्थ है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसके बीच में अगर आपका मून आ जाता है, यानी इस सन के बीच और इस अर्थ के बीच कौन आ जाता है? मून आ जाता है। इसको छोटा दिखा दिया मैंने, ठीक है, एम लिख दिया। तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? सूर्य ग्रहण बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? सूर्य ग्रहण बोला जाता है। तो क्वेश्चन अगर ये पूछते हैं कि सूर्य ग्रहण की कंडीशन कौन सी है, तो आप बता दोगे सूर्य और पृथ्वी के मध्य अगर क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है, तो उसके बीच क्या कहते हैं? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आने को वो क्या कहते हैं? मतलब सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, और ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या को। ठीक है, पूर्ण सूर्य ग्रहण लिखो, पूर्ण सूर्य ग्रहण किस कब होता है? अमावस्या को। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को।
अमावस्या को होता है, ठीक है। इसी प्रकार से एक चंद्र ग्रहण होता है, इसमें क्या होगा बच्चों, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। लिखो, सूर्य तो वहीं पे रहेगा, जब सूर्य व चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है, ये अर्थ हो गया, ये सन है, और ये मून हो गया, ठीक है, ये मून छोटा वाला दिखा दिया मैंने। तो जब सूर्य व चंद्रमा के मध्य अर्थ आ जाता है यानी पृथ्वी आ जाती है, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, चंद्र ग्रहण। तो लिख लीजिए, जब सूर्य व चंद्रमा के मध्य कौन आ जाता है, पृथ्वी आ जाती है, तो उसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण जो है अपने आप में, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। सूर्य चंद्रमा के बीच में वो होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, पूर्णिमा को, ठीक है, पूर्णिमा, ठीक है। पूर्णिमा के दिन आपका क्या है, चंद्र ग्रहण है। और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि चंद्र ग्रहण, ये अमावस्या पे सूर्य ग्रहण होता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, पूर्ण वाली बात चल रही है, अभी मत कहना कि और कभी होता है। तो अगला क्वेश्चन लिखो, ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण वाला क्वेश्चन क्या पता पूछ सकता है इस बार आपके एग्जाम की दृष्टि से। बेसिक क्वेश्चन है, 6th 7th के एनसीईआरटी के चल रहे हैं, इसलिए आपको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मैंने आपको बताया था, एक अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये कौन सी लाइन बताई थी मैंने, कौन सी होती है, 180 डिग्री देशांतर, ठीक है। अब अगर आप इसको मैप पे चेक करोगे 180 देशांतर को, ये जो लाइन है बच्चों, अगर इस प्रकार से होगी, देखना, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ऐसी तिरछी विरछी डाली होगी, ठीक है, वो टाइम में वेरिएशन ना आए एक ही कंट्री में, इसलिए ऐसा डाल रखा है। तो 180 डिग्री, क्योंकि सब काल्पनिक रेखाएं हैं, ये कहाँ कहाँ से गुजरती है इसको देखना। सबसे नॉर्थ में अपने मैप में देखना अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को आर्कटिक सागर होगा, यानी किस किस से होकर गुजरती है ये पता होना चाहिए, ठीक है, आर्कटिक सागर। उसके जस्ट नीचे अगर आप आओगे तो चुक्की सागर आएगा, फिर बेरिंग जल संधि आएगी, फिर प्रशांत महासागर आएगा, ठीक है। लिखो, चुक्की सागर, फिर उसके जस्ट नीचे आओगे बेरिंग जल संधि, ये बेरिंग जल संधि नॉर्दर्न अमेरिका और जो अपने आप में कनाडा वगैरह का इलाका है, यानी उत्तरी अमेरिका का, यूएसए का इलाका है, उस साइड को देखने को मिलेगी, ठीक है। बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि, इसको चेक करना किस किस को सेपरेट करता है। और लास्ट प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, ये ऐसे होके आती है, यानी जो आर्कटिक सागर से चुकी सागर होते हुए बेरिंग जल संधि से इसको कहाँ की ओर मोड़ा गया, प्रशांत महासागर की ओर मोड़ा गया है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस किस से होकर गुजरती है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां पर तीनों मंडल मिलते हैं, तीनों मंडल कहीं ना कहीं टच करते हैं, यानी एक प्रकार का वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल, उसको जैव मंडल बोला जाता है। लिखो, पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां तीनों परिमंडल एक दूसरे को संपर्क में आते हैं, पृथ्वी का वह क्षेत्र सीमित होता है, ठीक है, जहां तीनों परिमंडल, यानी तीनों परिमंडल मतलब स्थल मंडल और अपने आप में क्या होता है दूसरा जैव, ये क्या कहते हैं, वायुमंडल और जलमंडल, ठीक है, तीनों परिमंडल संपर्क में आते हैं, वह क्षेत्र कहलाता है जैव मंडल, बायोस्फीयर जिसको बोलते हैं, ठीक है, जैव मंडल, ठीक। तो ऐसा क्षेत्र जहां पर तीनों परिमंडल संपर्क में आते हैं, मिलते हैं, यानी स्थलखंड, जलखंड और अपने आप में कौन सा वायुमंडल, उसको बोलते हैं जैव मंडल। अगला क्वेश्चन लिखो, जो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो सकता है, या जो विश्व का सबसे गहरा भाग है वो कौन सा है, विश्व का सबसे गहरा भाग, विश्व का सबसे गहरा भाग, ये है बच्चों मरियाना गर्त। और ये जो गहरा भाग है ये पड़ता है प्रशांत महासागर में, यानी समुद्र तल से सबसे ज्यादा जो गहराई में स्थित विश्व में स्थल है वो है अपने आप में सबसे गहरा भाग जो है उसको बोला जाता है क्या, मेरियाना गर्त। और ये कहाँ है, पैसिफिक ओशन में। लिखूं, मेरियाना गर्त, और ये है कहाँ, प्रशांत महासागर, लिख दो ब्रैकेट में, पैसिफिक ओशन। और ध्यान रखना क्योंकि ये जो ऊंचाई, जैसे देखो ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है, ऊंचाई का मापन होता है हमेशा याद रखना समुद्र तल से, कहाँ से, समुद्र तल से। और भारत में ये ऊंचाई मापी जाती है चेन्नई से, ठीक है, इस चेन्नई का जो इलाका है भारत में, वहां से समुद्र तल जो बेसिक है, वो जैसे कहते हैं ना, कहीं पे आपने पढ़ा होगा समुद्र तल से नैनीताल की ऊंचाई इतनी है, यहाँ से इतनी ऊंचाई, तो वो समुद्र तल जो मानक लिया गया है भारत में वो चेन्नई से लिया गया। ये ध्यान रखना, भारत में जो ऊंचाई मापने का जो समुद्र तल का जो मानक है वो कहाँ से लिया गया है, चेन्नई से लिया गया, ये पता होना चाहिए आपको। और विश्व की, अब ये जैसे ये वाली किताब है 6th 7th की एनसीईआरटी, इसमें क्वेश्चन ये भी दिया था सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, मतलब माउंट एवरेस्ट, ये लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन तो
किसी को भी पता होगा, मुझे लगता है कि बचपन में क्लास 2 में जब आप होगे तभी पढ़ लिया होगा आपने, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखना, यूराल पर्वत किससे किसको सेपरेट करता है? यूराल पर्वत ये सेपरेट करता है बच्चों एशिया को यूरोप से, ठीक है, लिखो एशिया को यूरोप से, यानी भारत मतलब भारत नहीं, मतलब एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप जो सेपरेट होते हैं वो यूराल पर्वत से क्या होते हैं? पृथक होते हैं। अगला लिखना है आपको, किस महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों होकर गुजरती है? लिखो किस महाद्वीप से कर्क रेखा जो मैंने अभी बताई थी, मकर रेखा, तीसरा विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री विषुवत रेखा गुजरती है। ये गुजरती है बच्चों अफ्रीका से, यानी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ऐसा है जहां से तीनों ही अपने आप में क्या गुजरती हैं? रेखाएं गुजरती हैं, यानी कर्क, मकर और विषुवत। जैसे मैंने अभी आपको ग्लोब बताया था ना, वो छोटा सा, वो वहां से 3 के 3 अपने आप में क्या गुजरते हैं? एक प्रकार के रेखाएं गुजरती हैं जो स्टैंडर्ड हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और अपने आप में विषुवत रेखा। 3 के 3 कहां से गुजरती है? यहाँ से गुजरते हैं, ठीक है। अगला लिखो, जो एक जैसे आपने एक चीज सुना होगा, हाँ, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो मैंने आपने बताया था, अगर कभी ऐसे पूछता है ना अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर कौन सी जल संधि है, तो आंसर बेरिंग जल संधि करना है, ठीक है। अगर कभी आपसे क्वेश्चन आता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल टाइमलाइन के समानांतर के पैरेलल के समानांतर कौन सी जल संधि है? बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि। अगर मैप में देखोगे आपको बेरिंग जल संधि बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। ये कहाँ पर देखना है? जैसे आपने नॉर्दर्न अमेरिका में जाना, नॉर्दर्न अमेरिका के जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है जहाँ ग्रीनलैंड वगैरह है और यहाँ आपका अलास्का वगैरह का क्षेत्र होगा, उसी रीजन में देखना है, यानी अलास्का दिखेगा आपको। अलास्का के नीचे ये वाला जो पोर्शन है, ये सपोज नॉर्दर्न अमेरिका में यूएसए वगैरह का, वहाँ कहीं आपको एक जल संधि दिखेगी जिसका नाम है अपने आप में क्या? बेरिंग जल संधि। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इंटरनेशनल टाइम लाइन की क्या है? पैरेलल है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके बाद का अगला जो पोर्शन है वो है अपने आप में उत्तराखंड का, ठीक है, जिससे आपके आत्मा को क्या मिलती है? तृप्ति मिलती है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों ने लिखना है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला की स्थापना कब हुई थी? लिखो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला, पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला, ये जो स्थापना हुई थी बच्चों, ये हुई थी अपने आप में 1924 में, यानी इसकी स्थापना हुई थी 4 जुलाई 1924 को, ठीक है। यानी अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधानशाला जो है 4 जुलाई कब हुई थी? 4 जुलाई 1924 को, 4 जुलाई 1924 को, ठीक है। और ये जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला है, कहाँ पर स्थित है? अपने आप में अल्मोड़ा में। और इसकी स्थापना जो की थी बोसी सेन ने की थी, बोसी सेन ने की थी, ठीक है। यानी अपने आप में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला कहाँ है? पूछता है अल्मोड़ा में। और स्थापना किसने की थी? 4 जुलाई 1924 को बोसी सेन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिए, पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है और किसने कब इसकी स्थापना हुई थी? पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय, ये भी अपने आप में किस जनपद में है? अल्मोड़ा में। और इसकी जो स्थापना बताई जाती है 1979 में इसकी स्थापना हुई थी यार, ठीक है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय। अगला क्वेश्चन देखिए, आता है आपका डिफेंस से संबंधित बच्चों, ठीक है, यानी रक्षा कृषि शोध संस्थान, यानी डिफेंस से संबंधित जो एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है, लिखो रक्षा कृषि शोध संस्थान, रक्षा कृषि शोध संस्थान कहाँ है? आपका अल्मोड़ा में। रक्षा कृषि शोध संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? अल्मोड़ा में अवस्थित है, ठीक है। ये फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं पुलिस वालों के लिए, जो पुलिस कांस्टेबल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, उत्तराखंड उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना लिखो, उदय शंकर
उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी, नाट्य एकेडमी, ये भी स्थापित हुआ था सन 2003 में, और ये है कहाँ पर, अल्मोड़ा जिले में। ठीक है, यानी उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना 2003 में कहाँ की गई थी, अल्मोड़ा में की गई थी। यहीं पर एक बच्चों उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षण संस्थान है। ठीक है, लिखो एक क्वेश्चन और लिख लो, उत्तराखंड सेवा निधि, उत्तराखंड सेवा निधि, इधर लिख देता हूँ, दिख जाएगा ना, हाँ दिख जाएगा इधर में, लिखो उत्तराखंड सेवा निधि, उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान, उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षण संस्थान एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान, कहाँ है ये, अल्मोड़ा में। कहाँ पर अवस्थित है, अल्मोड़ा में अवस्थित है। ठीक है, यानी उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण संस्थान कहाँ है, अल्मोड़ा में। एक फेमस मेला बताता हूँ आपको, अभी हाल फिलहाल में मैंने टेलीग्राम में भी डाला था, श्रावणी मेला लगता है एक, श्रावण मास में। ठीक है, श्रावणी मेला लगता है बच्चों जागेश्वर में, श्रावणी मेला कहाँ लगता है, जागेश्वर में, और जागेश्वर कहाँ है, अल्मोड़ा जनपद में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसमें पशुओं का क्रय विक्रय हुआ करता था, आजकल तो खैर अब कितना है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक समय ऐसा हुआ करता था। जैसे बहुत फेमस मेला है पशु का, वहाँ पे क्रय विक्रय हुआ करता था, सोमनाथ का मेला। सोमनाथ का मेला लगता है बच्चों रामनगर, ये राम घाट, गंगा जो है उसकी घाटी पे लगता है, यानी जो मासी वगैरह का इलाका है उस जगह पे एक फेमस मेला लगता है, सोमनाथ का मेला। ठीक है, तो लिखो, पहले तो ऐसे लिखो, सोमनाथ का मेला लगता है, सोमनाथ मेला। ये जो सोमनाथ का मेला है बच्चों, ये बेसिकली जो है अपने आप में रामगंगा की घाटी, रामगंगा घाटी, रामगंगा घाटी। अब इसका प्रभाव क्या है, सिर्फ एक जगह नहीं, ये बेसिकली अल्मोड़ा जनपद का है, और अल्मोड़ा में कौन सी जगह, जैसे मासी, रानीखेत, चौखुटिया, इस बेल्ट में। ठीक है, मासी, रानीखेत, चौखुटिया, इस सभी बेल्ट में ये लगता है। तो बेसिकली ये मासी के आसपास का इलाका है जहाँ पे सोमनाथ मेला लगता है, रामगंगा घाटी में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में रहता है। और ये पशुओं के क्रय विक्रय वाला मेला है, लिखो पशु क्रय विक्रय होते थे इसमें, पशु क्रय विक्रय से संबंधित उत्तराखंड का जो प्रमुख मेला है अपने आप में एक प्रकार से सोमनाथ का मेला है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, मिर्तोला आश्रम किस जनपद, मतलब कहां पर है, मिर्तोला आश्रम, मिर्तोला आश्रम ये है जागेश्वर में। मिर्तोला आश्रम कहां पर अवस्थित है, जागेश्वर में अवस्थित है, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ है। गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय पर्यावरणीय, गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय, पूरा लिखना है आपको। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान, राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान। क्या लिखा आपने, गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान, पर्यावरण एवं विकास संस्थान। ये भी अवस्थित है बच्चों कटारमल अल्मोड़ा में, कटारमल अल्मोड़ा में इसकी क्या है, स्थापना की गई है। गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय एवं पर्यावरण अपने आप में संस्थान। ठीक है, 88-89 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी, 1988 मतलब 1988-89 के आसपास इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आता है वो लिखिए आप लोग, वृणेश्वर मंदिर बनाया था राजा कल्याण चंद द्वारा विंसर पहाड़ी पर। ठीक है, वृणेश्वर मंदिर लिखो, वृणेश्वर मंदिर राजा कल्याण चंद, राजा कल्याण चंद ने इसको बनाया था, कहां पर, विंसर पहाड़ी के आसपास के इलाके में बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना मोस्ट इंपोर्टेंट है 2004 में कर देना। ठीक है, मैं सोच रहा था पिछले बार वीडियो में आएगा ये क्वेश्चन, बट आया नहीं, लेकिन इस बार पटवारी जो भी एग्जाम है आपके उसमें इसको क्वेश्चन आने के चांसेस है। ठीक है, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड लिखो, उत्तराखंड
चाय विकास बोर्ड कब स्टैब्लिश हुआ था? ये वर्ष 2004 में। और ये उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड है कहाँ पर? अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, अल्मोड़ा में ही इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2004 में। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, स्याही देवी का मंदिर और पुष्टि माता का मंदिर। देखो ऐसे लिखो, स्याही देवी, एक क्वेश्चन ऐसे लिखो, प्लस पुष्टि माता मंदिर, पुष्टि माता मंदिर। ठीक है, जो स्याही देवी का मंदिर है बच्चों, वो अल्मोड़ा शीतला खेत के पास पड़ता है, शीतला खेत अल्मोड़ा में। ठीक है, और जो पुष्टि माता मंदिर है वो जागेश्वर में पड़ता है, अल्मोड़ा में। इसको लिख दो, जागेश्वर अल्मोड़ा में। ठीक है, पुष्टि माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जागेश्वर अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन लिखो, हिमालय की द्वारिका और कुमाऊं का खजुराहो किसको कहा जाता है? द्वाराहाट को। अभी एक बच्ची कमेंट करती है, हिमालय की द्वारिका से आपको प्रणाम सर, शायद रजनी जोशी नाम है। हिमालय की द्वारिका, हिमालय की द्वारिका या उत्तर का खजुराहो कह दो, या मतलब अपने आप में क्या कहते हैं, कुमाऊं का खजुराहो। खजुराहो मंदिर है ना मध्य प्रदेश में, या कुमाऊं का खजुराहो, कुमाऊं का खजुराहो, ये कहाँ पर अवस्थित है? द्वाराहाट को बोलते हैं। ठीक है, द्वाराहाट। और द्वाराहाट जो है मंदिरों की नगरी भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्वाराहाट को बोला जाता है, और द्वाराहाट अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है। ठीक है, अल्मोड़ा को जिला कब बनाया गया था? लिखो, अल्मोड़ा जिला कब बना था? अल्मोड़ा जिला बना था 1891। ठीक है, 1891 में अल्मोड़ा क्या हुआ था? एक जिले के रूप में सामने आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, ताम्र नगरी भी इसको कहा जाता है, अल्मोड़ा को कहा जाता है ताम्र नगरी। ताम्र नगरी इसको कहा जाता है, अल्मोड़ा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, अल्मोड़ा नगर पालिका परिषद की स्थापना कब हुई थी? अल्मोड़ा नगर पालिका, ये ब्रिटिश टाइम की बनी है। ठीक है, 1864 में। आएगा नहीं क्वेश्चन, वैसे आने लायक क्वेश्चन नहीं है। 1864 में अल्मोड़ा नगर पालिका की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, 1930 में बिस्नी देवी शाह के नेतृत्व में अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा फहराया गया था नमक सत्याग्रह के दौरान। ठीक है, लिखो 1930 में किसके नेतृत्व में? 1930 में किसके नेतृत्व में? किसके नेतृत्व में अल्मोड़ा नगर पालिका, अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा फहराया गया था? पर तिरंगा फहराया गया था, यह है बच्चों बिस्नी देवी शाह। लिख दो, बिस्नी देवी शाह के नेतृत्व में। ठीक है, बिस्नी देवी शाह के नेतृत्व में क्या किया गया था? 1930 में मतलब तिरंगा फहराया गया था। ठीक है, ये था आपका। और लास्ट क्वेश्चन लिखो, उत्तराखंड राजकीय संग्रहालय कहाँ पर अवस्थित है? यानी उत्तराखंड राजकीय संग्रहालय है अल्मोड़ा में, राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, ये था आपका आज का क्रैश कोर्स नंबर डे 60। अब आप कहोगे सर कंप्यूटर मुझे लगता है उसका जितना मैंने करा रखा है वो आपके लिए पर्याप्त है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपके पास जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव की बुक है ना, आपके पास लूसेंट ऑब्जेक्टिव, या उसके कंप्यूटर के क्वेश्चन कर लेना प्रैक्टिस। नहीं है तो उस लूसेंट की जो आपके पास बुक है जनरल स्टडी की, उसके एंड में कहीं ना कहीं कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, कुछ चैप्टर दिए होंगे, उतना कर लेना। बाकी मैंने प्लेलिस्ट में एक कंप्यूटर का फोल्डर बनाया हुआ है, जो वीडियो के दौरान बनाया था, वो सिलेबस के टॉपिक थे। अगर आप उसको कर पाते हैं और भी अच्छी बात होगी। ठीक है, फिर मिलता है अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।